जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों साथियों, आप सबका अपना YouTube एक सर स्टडी चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने वैदिक साहित्य और वैदिक काल को भली भांति समझा और उसमें सब्जेक्टिव प्रश्न तो देखा, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो 40 नंबर का रहता है जेक एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रश्न, तो आज हम लोग उन पे चर्चा करेंगे और वैदिक साहित्य के वैदिक काल के वस्तुनिष्ठ प्रश्न को समझने का कार्य करेंगे। इससे पिछले वीडियो में मैंने ऐसे 10 प्रश्न बताया जो कि 2010 एग्जाम में, 2015 एग्जाम में, 2018 एग्जाम में, 2020 एग्जाम में, ठीक ना, पूछे गए हैं। तो हम इन वीडियो के माध्यम से आगे बढ़ते हैं और आप लोग जरा ध्यान से समझिए। आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जो भी साथी भाई बहन अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, कृपया बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस प्रकार के लेटेस्ट वीडियो हम आप सबों तक प्रतिदिन पहुंचा सकें। तो आइए हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे और पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है वह क्या है, ज़रा उस पर हम लोग गौर करते हैं। तो क्वेश्चन का क्या कहना है देखते हैं। गोपत ब्राह्मण संबंधित है। गोपत ब्राह्मण जो है वह किस चीज़ से संबंधित है? गोपत ब्राह्मण ग्रंथ जो है वह किस चीज़ से संबंधित है? वेद से है या वैदिक काल से है या आर्यों से है? हम लोग उसे जानते हैं। पहले इस तरह के 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से आपको एक पे गोल ढब्बा लगा के आना है। तो वह अथर्ववेद से संबंधित है। गोपत ब्राह्मण जो है वह अथर्ववेद से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? तो वह 9वां मंडल जो है वह सोम देवता को समर्पित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। हम लोगों के यहाँ भी यज्ञ का जो रिवाज है ये वैदिक काल से ही चलते हुए आ रहे हैं। उससे पहले यदि देखें तो सतयुग की काल से ही चलता हुआ आ रहा है, क्योंकि जब हम लोग रामायण महाभारत को आज देखते हैं तो उसमें यज्ञ का बहुत बड़ा योगदान रहता है। बारिश नहीं होता है तो यज्ञ कर देता है तो बारिश हो जाता है। लेकिन आज के समय में भी देखते हैं कि यज्ञ में, पूजा पाठ में कुछ एक अलग शक्ति हम लोगों को मिलता है, एक अलग समृद्धि मिलता है, एक अलग मन की शांति होता है। खैर, तो ये यज्ञ का जो प्रचलन है वह आज से नहीं, वैदिक काल से ही चलता हुआ आ रहा है। वेदों से ही इनका उत्पन्न हुआ और वेद से ही चलता हुआ आ रहा है। तो देखिए वह किस वेद में शामिल होता है, यह किस वेद के अंदर आता है। तो यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता हम लोगों को ऋग्वेद से चलता है। कहाँ से चलता है? तो ऋग्वेद से चलता है। अगला क्वेश्चन है, किस वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद का। सबका संकलन तो इन्हीं के ऊपर आधारित है, लेकिन इनका जो है बेचारा सामवेद पर है। कि किस वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद का। और सब वेद का कुछ ना कुछ संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, ये धातु से संबंधित है और वैदिक साहित्य से नहीं, ये वैदिक काल से प्रश्न आ रहा है और आर्यों का प्रश्न है। यह बता रहा है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लोहे धातु के प्राचीनतम प्रमाण मिले? तो अंतरजी खेड़ा से मिले। हम लोगों को सबसे पहले लोहे के धातु के प्राचीनतम प्रमाण हम लोगों को अंतरजी खेड़ा से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उपनिषद की जो पुस्तक है वह किस चीज पे आधारित है? धर्म पे आधारित है, योग पे आधारित है या दर्शन पे आधारित है? तो इसमें भी एक पे टिक लगाना है। किस पे आधारित है? यदि पता किसी को तो कमेंट करके जरूर बताएं किस पे आधारित है। चलिए, बहुत बढ़िया, दर्शन पे। ठीक है। तो वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है। आदमी कहता है कि अब सब कुछ हो गया, अब मोक्ष का प्राप्ति हो गया। ऐसे हम लोगों को जब इतिहास में हम लोग आगे बढ़ेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य को देखेंगे, सिद्धार्थ यानी कि गौतम बुद्ध को देखेंगे, महावीर स्वामी को देखेंगे, अशोक को देखेंगे, तो उसमें हम लोग मोक्ष का चर्चा बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसके बाद जब हम लोग गौतम बुद्ध का जीवनी को पढ़ेंगे तो उसमें भी मोक्ष की चर्चा होगी। तो आदमी कहता है ना कि उनको मोक्ष का प्राप्ति हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो उसे हम लोग समझेंगे। तो बता रहा है,
वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है तो कहाँ से, तो वह उपनिषद से मिलता है। कहाँ से मिलता है, उपनिषद से मिलता है। अगला क्वेश्चन है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे तो केकई के थे, कौन थे, केकई के। अगला क्वेश्चन, वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी, वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी, सर्वाधिक बार उल्लेख किया गया नदी जो है वह सिंधु नदी है, ठीक ना, जो कि आज पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, ठीक ना, स्थित है सिंधु नदी। उसके बाद क्या बता रहा है, वैदिक नदी कुबा का स्थान कहाँ होना चाहिए था, वैदिक नदी जो है कुबा का स्थान कहाँ होना चाहिए था, तो उनका स्थान जो है ना अफगानिस्तान में होना चाहिए था। कहाँ होना चाहिए था, अफगानिस्तान में। अब हम अगले वीडियो के माध्यम से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और बताने का प्रयास करें। हम लोगों का 20 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं 2 वीडियो के माध्यम से। यदि वीडियो ज़्यादा बड़ा बना देंगे तो आप लोग देखिएगा नहीं, सबसे बड़ा बीमारी यही है। तो कम पढ़िए, अच्छा से पढ़िए, जो कि एकदम माइंड में बैठ जाए। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।